बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके होस्ट गुलज़र शफ़क़त। वेलकम टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं अपने नावल कोई तुम सा नहीं इस कलम ईशा खान के सेकंड एपिसोड की रीडिंग। तो देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। जैसे कि हमने देखा कि ईमान का ज़बरदस्ती निकाह हो चुका था एंड अब देखते हैं कि क्या होता है। इबाद या फिर ईमान का माजी क्या है, असल वजह कि ईमान का माजी क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से रूठ बैठी। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। मगर बेसिकली मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है क्योंकि आपके साथ मैं भी पहली दफ़ा इसको रीड कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है इसकी रीडिंग करते हुए। तो चले चलते हैं नावल की तरफ। माजी। अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी है। आशिर ने सामने खड़ी माँ को गुस्से से देखा था। क्यों नहीं करनी है, वो मेरे भाई की बेटी अच्छी भली बच्ची है, तुम खुश रहोगे। ज़ारा ने प्यार से इसे समझाने की कोशिश की। आप पूछ रही हैं कि क्या कमी है इसमें। आशिर ने भवें उचकाकर ज़ारा को देखा। घर की बच्ची कहाँ जाएगी, ताहिर कितना परेशान है, और फिर तुम्हारे मामू की बेटी है तो मैं क्या करूँ, मैंने सबका ठेका नहीं लिया। आशिर माँ है, ये तुम्हारी तमीज़ से बात करो, दिन ब दिन बिगड़ रही हो तुम। ज़ारा से ऊंची आवाज़ होती इसकी आवाज़ पर परवेज़ ने इसे झाड़ दिला दी। तुम क्या चाहते हो, अपने बाप को मना कर दूँ मैं? उन्होंने कितनी उम्मीद से बात की है मुझसे, मान जाओ ना। ज़ारा ने मिन्नत की थी। ठीक है, मगर बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा, वैसे भी मैं मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ, वो आपके साथ ही रहेगी। आशिर ने बेजारी से ज़ारा को देखा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, ईमान को अपने साथ ही रखूँगी। आशिर के हाँ करते ज़ारा खुश हो गई थी, ये सोचे बगैर कि इस हमदर्दी किसी और के लिए अज़ाब बन सकती है। जैसे ही ज़ारा ने आलम दिन को हाँ की थी, ताहिर समेत सब खुश थे। ताहिर को कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी, वो चाहता था अपनी बेटी के फ़र्ज से सबकदोश हो जाए। ताहिर की बात मानते हुए आलम दिन ने खुद ज़ारा से और आशिर और ईमान के बारे में बात की थी, जिस पर इसने कुछ वक्त मांगा था। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। सारी खरीदारी आमना और ताहिर ने ईमान के लिए खुद से की थी तो घर की ही बात, मगर वो बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। 2 दिन बाद ही निकाह रख लिया गया था। आशिर तो घर पर न रहता था, ईमान को आमना कमरे से बाहर ना निकलने देती थी। घर के काम वगैरह तो वैसे भी ना करती थी। आमना इसे हर काम से दूर रखती थी। इसकी वजह यह थी कि 1-2 बार काम करती ईमान खुद को चोट लगवा चुकी थी। मेरा बेटा क्या कर रहा है? ताहिर ने कमरे में झांका तो ईमान बालों में कंघी करने की कोशिश करी। कुछ नहीं अबू, बस ये। ईमान ने उदास होकर ताहिर को कंघा दिखाया। अरे बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी परेशानी की बात है, मैं किस लिए हूँ। आ जाओ अपने अब्बू के पास, मैं बाल बनाता हूँ अपनी प्रिंसेस के। बेड पर बैठते ताहिर ने मुस्कुराकर ईमान को अपने पास बुलाया। आप कभी मुझे बेटा कहते हैं, कभी प्रिंसेस, ऐसा क्यों? ईमान आईने के सामने से उठकर इनके कदमों में बैठ गई। अब ईमान की पीठ ताहिर की तरफ थी। मेरा सब कुछ तुम ही हो, इसलिए जब दिल करता है बेटा बुला लेता हूँ, कभी प्रिंसेस। ताहिर ने झुककर ईमान के सर पर प्यार दिया। चलो अब आराम से बैठो, अब्बू बाल बनाएंगे। ताहिर ने मुस्कुराकर इसके हाथ से कंघा लिया। ईमान के आगे के बाल सारे पीछे करके पोनी टेल की, फिर इन बालों को ट्विस्ट कर दी, देकर बन की शक्ल में लपेट दिया, जिससे पोनी नीचे छुप गई। फिर बचे हुए बालों को अंदर की तरफ करके हेयर पिन लगा दी। लो हो गया। कंघा इसके हाथ में रखते हुए ताहिर ने फर्जी कॉलर जाए। नॉट बैड। ईमान ने उठकर आईने में देखा तो मुस्कुराकर इन्हें कम्प्लीमेंट दिया। आखिर पहुंची हूँ भाई। ताहिर ने मुस्कुराकर इसे आंख मारी थी। वो खिलखिलाकर, हमेशा खुश रहा करो मेरा बच्चा। ईमान को अपने हिसार में लिया, इसका माथा चुमा था। अरे क्या हो रहा है, बाद ने कमरे में जाऊंगा। आओ, बस तुम्हारी कमी थी। ईमान ने मुंह बनाया। चलो किसी की कमी तो महसूस हुई, हमारी कमी, वरना तो दिल ही टूट गया था हमारा। वाह इबाद, तुम कब से इतनी बड़ी बातें करने लगे यार। ताहिर की एक तरफ इबाद और दूसरी तरफ ईमान थी। किसी लड़ी ने इन्हें दिया होगा झापड़ रख के, इसलिए तो ऐसी बातें नहीं करेंगे अब्बू। ईमान ने बत्ती सी निकाली। देखा था अब्बू, मेरा मजाक बनाती है हर वक्त। बाद ने गुस्से से ईमान को गुरा, जिसका इस पर रत्ती बराबर असर न हो। लड़ाई मत किया करो, तुम दोनों बड़े हो गए हो, और ये बात तुमसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं यार। जब मैं ना हूँ तो ईमान का ख्याल रखा करो, जैसे ईमान है वैसे ही तुम। ताहिर दोनों के लिए सोफे पर बैठ गए। जी ताया अबू, फिक्र मत करें, ईमान का पूरा ख्याल रखूँगा मैं। ईमान ने इनकी हथेली पर अपना हाथ रखते वादा किया तो उन्होंने मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। आशिर परवेज़, आपका निकाह ईमान ताहिर आलम से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सब लोग हाल में मौजूद थे जब मौलवी ने आशिर से पूछा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार बोलने के बाद इसने खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत कर दी। ईमान ताहिर आलम का निकाह आशिर परवेज़ से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ईमान ने अपने बाप को देखा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर आशिर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हुए इसने बाएं हाथ से दस्तखत कर दी, जिसे देखते एक शख्स का सब्र का मन टूट चुका था। आंखों से पानी की सरहदों को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। वहाँ रुका नहीं था, धुंधली आंखों के साथ बाहर निकलता चला गया। एक लड़की की ज़िंदगी में ये दिन बहुत खास होता है, इसके दिल में बहुत से अरमान होते हैं।
इसे भी रूम में बिठा दिया गया था। वो बेड पे बैठे अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी और घबराहट से ईमान का हालत खुश हो रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ईमान अपनी सोचों से बाहर आई थी। नज़रें उठाकर थोड़ा ऊपर देखा और वो दरवाज़ा बंद किसी की तरफ बढ़ रहा था। मेरी तरफ देखो ज़रा। उसने ईमान का हाथ थमा, मगर नज़रें ईमान के चेहरे पर ही जमी थी। आशिर के कहने पर ईमान ने पलकें ऊपर उठाई, कुछ देर बाद दोबारा झुका ली। मानना पड़ेगा, जानलेवा बला हो तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? ईमान के हाथ की पुष्ट को सहला रहा था। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। इसके कहने पर ईमान के गाल सुर्ख हुए थे। अम्मी के कहने पर सिर्फ तुम्हें अपना नाम दिया मैंने। मेरे मामू की बेटी जो हो, और बड़ी बात कोई तुम्हें अपने गले नहीं बांधना चाहता था। ईमान ने झटके से सामने बैठे अपने शोहर को देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। जो चाहिए अम्मी से मांग लेना, आज के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपना नाम देकर मामू के सर से बोझ उतारा है मैंने। अपने आप को मेरी बीवी समझने की गलती मत करना। अगर कभी ख्याल आ जाए तो इसे देख लेना। आशिर ने इसका दायां हाथ उठाकर हवा में छोड़ा तो वो बेजान सा धड़म से वापस बेड पर गिर गया। चलो आप उतरो नीचे। बायां बाजू कहने से पकड़ के आशिर ने इसे एक साइड पर खड़ा कर दिया। वो हैरत का मुजस्मा बनी इसका तौहीन अमेज़ लहजा देख रही थी। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आई है। अगला हुक्म देता वो बेड पर लेट चुका था। आपको जब मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों की शादी? आखिरकार इसे होश आ ही क्या? कहा तो है बोझ हो तुम बस, इसलिए। ईमान को हकारे से देखते इसकी रूह को छलने कर गया। तो इस बोझ को अपने सर पर क्यों लाद लिया आशिर परवेज़? तुम इनकार कर देते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? ईमान को समझ नहीं आ रही थी ये सब शादी के बाद क्यों बोल रहा है वो। खुद को देखा है कभी? मेरी तो क्या किसी की बीवी कहलाने के लायक नहीं हो तुम। एक हाथ है सिर्फ, सीधा हाथ, काम नहीं करता। अपना काम तुम कर नहीं सकती, दूसरों का क्या हक करोगी? लहजे में इतना जहर था कि वो ये तक भूल गया कि इसकी अपनी है, कोई गैर तो नहीं। मैं ऐसी ही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इतनी तौहीन और बेइज्जती सहते ईमान रो पड़ी थी। कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था यार, मगर मुझे सज़ा मिली, अब तुम भी भुगतो। सज़ा? मैं सज़ा हूँ? बड़बड़ाते वो शायद खुद को यकीन दिला रही थी। काफ़ी देर होने के बाद इसे ख्याल आया कि अपने घर चली जाए, अपने अम्मी अबू के पास, जो इसे सज़ा तो नहीं समझते थे। नहीं, वो कितने खुश हैं मेरे लिए, ये दिन इनका ख्वाब था। वैसे भी यही सच है ईमान, कोई तुझे कबूल नहीं करेगा। इस हामी के साथ आंसू पूछती उठ खड़ी हुई। बेड से तकिया उठाने के घर से हाथ बढ़ाया तो आशा ने इतनी ज़ोर का धक्का दिया, ईमान पीछे की तरफ ज़मीन बोस हो गई। खामोशी से यहाँ पड़ी रही, समझी मेरी चीज़ों का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईमान को वो अपना सगा तो दूर इंसान भी नहीं लग रहा था। मैं कहाँ सोऊंगी? ना उसने नाम आंखों से इस बेरहम इंसान को देखा जो मज़े से बेड पर लेटा था। ज़मीन पर यार, और कहाँ? और सुनो, नीचे बिछाने के लिए कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस कमरे में नहीं है। सोफ़ा अम्मी ने निकाल दिया, पुराना हो गया था, अब तुम देखो। प्लीज़ आशिर, इतनी ठंड है, सर्दी में मुझे नींद नहीं आएगी। माँ ने इल्तिजा की, शायद इस रहम ही आ जाए। आई डोंट केयर। अब मुझे आवाज़ ना आए, वरना तुम जा सकती हो बाहर, फिर अपने घर वालों को देती रहना जवाब। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता वो सो चुका था। काफ़ी देर बेड से लेटकर टेक लगाकर बैठे। जब ईमान थक गई तो अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में चेंज करके वापस आई। अपने बैग से शॉल निकाली, फिर 2-3 और मोटे कपड़े निकालकर इसका तकिया बना लिया। चादर अपने ऊपर लेती ठंडे फर्श पर लेटी तो जिस्म को जैसे करंट लग गया हो। एक नज़र आशा पर डालकर एक दफ़ा फिर इसकी आंसू से आंसू निकल आए। शादी के दूसरे दिन ताहिर को वापस ड्यूटी के लिए ऑर्डर्स आ गए थे तो ईमान को ढेर सारा प्यार करता सबसे रुखसत लिए वापस चला गया। यहाँ ईमान चुपचाप आशिर की बातें बर्दाश्त करते, किसी से एक लफ्ज़ तक ना कहते थे। वो लड़की जिससे इसके घर वाले पानी तक ना मंगवाते, आशिर इससे अपना सब काम करवाता था। ज़ारा इसके सामने ये जाहिर करता ईमान को खुद शौक़ है। ईमान को भी आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ से काम करने की आदत हो गई। अलबत्ता खाना आशिर इससे नहीं बनवाता था। शुरू में सारे काम ही इससे ख़राब हो जाते थे। 1-2 बार मार भी खा चुकी थी, मगर हालात के साथ समझौता करना सीख गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास ज़ारा की तरफ आया तो सोफ़े पर बैठी ईमान से बातें कर रही थी। वालेकुम सलाम। तुम कैसे रास्ता भूल गए आज? ज़ारा ने इसके आने पर तंज किया। बस फूफो, काम होता है, फारिग नहीं हूँ तो नहीं होता, ज़ारा को जवाब देता वो ईमान के पास ही बैठ गया। अच्छा किया, बैठो तो मैं चाय लाती हूँ। ज़रूर। इबाद ने मुस्करा कर सर हिलाया। आपको हम याद नहीं आते क्या? इबाद ने एक नज़र ईमान को देखा जो पहले से थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। मुझे तो मेरा अपना आप याद नहीं रहा, तुम दूसरों की बात कर रहे हो मतलब? कुछ नहीं, अम्मी कैसी हैं? आपको याद करती हैं रोज़। आज उन्होंने कहा है आपको साथ लेकर आऊँ। शादी के बाद से आप एक बार भी नहीं आई, सब नाराज़ हैं आपसे। मैं आशिर के साथ आ जाऊँगी। बात तुम बैठो, मुझे काम है। नहीं, आप बैठे यहाँ। मुझे क्यों लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? इबाद का हाथ ईमान के हाथ पर था जो इसने महज इसे रोकने की गर्ज से पकड़ा था। इससे पहले ईमान कुछ कहती वहाँ आशिर आ गया। खुश होकर इबाद से मिला, फिर दोनों बातें करने लगे तो ईमान उठकर वहाँ से चले गए। मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो तुम? हाँ,
कमरे में आते ही वो ईमान पर चलाया था। जो इंसान जैसा होता है इसको बाकी सब वैसे ही लगते हैं। ईमान अच्छी तरह जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा है। अपनी ज़ुबान बंद रखा करो, तुम काट कर फेंक दूंगा। आशी ने इसको जबड़ों से सख्ती से पकड़ रखा था। आइंदा के बाद मुझे नजर ना आना किसी से बात करते हुए। इसका इशारा बात की तरफ था। आप मुझे अपनी बीवी मानते नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ईमान धरसिया मुस्कुराई। ओह ये बात है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहीं भी मुँह मारती फिरोगी। अब तुम वैसे ही तो बड़ी पारसा बनती हो। आशिर खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे किरदार पर कीचड़ तो मत उछालो अब। मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ और तुम तो बाकायदा अमल कर रही हो। इसका क्या, तुम वाकई घटिया आदमी हो, मेरी सोच से भी बढ़कर। बहुत हुआ, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। ईमान चादर निकालते सर पर होने लगी। अच्छा जाकर दिखाओ तुम। और क्या कह रही थी? घटिया आदमी हूँ मैं? पर चलो आज दिखाता हूँ तुम्हें अपना पूरा घटियापन। आशा ने गुस्से से आगे बढ़कर ईमान को बालों से पकड़कर एक तमाचा जड़ दिया। हाथ दीवार का सहारा लेकर ईमान ने खुद को गिरने से बचाया था, मगर लबों से निकलते खून का जायका मुंह में घुल गया। अकल ठिकाने आई या कुछ और हिम्मत करूं? अपने जूते के जरिए सारा वजन ईमान के नंगे पैरों पर मुंतकिल कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ अम्मी, रोते हुए गिड़गिड़ाई थी। ईमान ने इसे पीछे करने के लिए धक्का लगाया, मगर इस बेरहम शख्स को ज़रा तरस न आया। वो मुझे अम्मी का पैगाम देने आया था। मुझे बुला रही हैं अम्मी, बस इसलिए। छोड़ो मुझे, फुफ्फो का वास्ता है तुम्हें, प्लीज़। ईमान के पैर से खून निकलने लगा तो आशा ने इसे ज़ाद कर दिया। वो नाजुक सी जान अपने पाँव हाथ में लिए ज़मीन पर बैठी सिसकियाँ लेने लगी। ये तो छोटी सी सज़ा है, अगर दोबारा तुम्हारी ज़ुबान खुली तो देखना तुम। कल की जाती आज चली जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस अम्मी की वजह से इस रिश्ते में फंस गया हूँ, वरना मुझे तुम जैसी आधी अधूरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का कोई शौक़ नहीं था। और हाँ, 1-2 दिन तक चली जाना, मगर मेरे आने से पहले तुम यहाँ मौजूद हो। उम्मीद है अब तुम मुझे सज़ा देने का मौका नहीं दोगी। उंगली उठाकर इसे धमकी देता कमरे से निकल गया। पीछे वो ज़मीन पर बैठी खुदा से पूछ रही थी कि किस बात की सज़ा मिली है इसे। अगले दिन सब ने ईमान से पूछा ये जहम कैसे आए, तो इसने बहाना बना दिया कि बाथरूम में गिर गई थी। ज़ारा ने आशिर को अच्छा खासा डांट दिया कि ईमान का ख्याल रखा करे। खुद भी सारा दिन ईमान का अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ दिन बाद जहम अनमिन हो जाने पर ज़ारा के साथ वो अपने घर पहुंची तो सबके चेहरों पर खुशी बिखर गई। ईमान को पास बैठाया आमना ने शिकवा किया कि वो अपनी माँ को भूल गई है जाते ही। ईमान इनकी बात सुनकर फेंकी हंसती। अब वो क्या बताती माँ को इस पर आए दिन क्या गुजरती है। आलमदीन, राफिया, सादिया, हसन, इबाद, आमना सभी इसके आसपास जमा थे। काफ़ी देर इनके साथ बैठने के बाद ईमान का दिल किया वो अपने बाप से भी बात कर ले, फिर पता नहीं कब बात हो। इनको वहीं छोड़कर अपने कमरे में गई तो कमरा अभी तक वैसा का वैसा ही था। 1-2 बार नंबर डायल किया मगर बाद मिला। फिर इसने ताहिर के नंबर पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया, जब नंबर ऑन करे तो इससे बात कर ले। एक नज़र आसपास दौड़ाई, अपना कमरा, इतना प्यार करने वाले घर वाले, नरम बिस्तर। 6 महीने गुजर गए थे इन सब से दूर हुए। आंखों में आया पानी साफ करते यही सब सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। ईमान की आंख इस वक्त खुली जब इसके कानों में आमना की चीख की आवाज़ आई। या अल्लाह खैर। जल्दी से दुपट्टा ठीक करती टीचर की तरफ भागी थी। सीढ़ियों से उतरते इसके कदम वही थाम गए थे। सामने इसका बाप साकत पड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वह याद कर रही थी अपने बाप को। इसको क्या पता था इसका बाप खुद इस तक पहुंच जाएगा। तब्दीली ये थी वो दूसरों के कंधों पर आया था। ताहिर को ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें मुकाबला करते इसकी जान चली गई थी। जो कपड़ा इसके ऊपर डाला गया था वो पूरा खून से भर चुका था। आमना की तो इन्हें देखकर चीख निकल गई थी। बाकी सबका भी यही हाल, आमना से जुदा न था। अब्बू, ताहिर को पकारते ईमान होशो-हवास से बेगाना हो चुकी। बा ने जल्दी से इसे उठाकर पास पड़े सोफे पर लेटा दिया। देखते देखते सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। पूरे घर में मातम का माहौल था। आलमदीन ने रो कर सब्र कर लिया था। इनके बेटे ने शहीद हो रखा इनका सर फहर से बुलंद कर दिया था। राफिया चाहे दिल को जितना तसल्ली देती, मगर अपनी कोख जाए को इस हाल में देखकर गम से निढाल हो चुकी थी, जिन्हें हसन ने संभाला था। आमना को खुद को समझ नहीं आ रहा था ईमान को संभाले या खुद को संभाले। आशिर और इबाद तो तदफीन की तैयारी करने में मसरूफ़ थे। ताहिर की हालत भी ऐसी ना थी कि ज़्यादा देर इन्हें रखा जा सके। जैसे ही तदफीन के लिए ताहिर को उठाने मर्द आए, ईमान ने इन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। आमना बड़ी मुश्किल से इसे कमरे में लेकर गई थी। अब्बू क्यों चले गए हमें छोड़कर अम्मी? ईमान का सब्र का बंध टूट चुका था। ईमान, सब्र करो बच्चे, आपको फ़ख्र होना चाहिए ऐसे शख्स की बेटी हो जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। कैसे सब्र करूं मैं? मुझे भी इनके साथ जाना, प्लीज़ रोके इन्हें। आमना के गले लगे फूट फूट कर रो दी। आमना का तो ज़ब्त भी टूट गया, मगर उन्होंने मुँह से आवाज़ नहीं निकाली थी। हज़रत अबू सईद अल-हज़री से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली और इसको करवाने वाली और नोहा सुनने वाली पर लानत की। अबू दाऊद किताबुल जनाइज़।
यहाँ नोहा का मफ़हूम यह है कि मैयत को खूबियाँ गा गा कर सुनना या इसी हालत में रोना, जैसे कि अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है। मौत एक अटल हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है, ना इससे भागने का कोई रास्ता है, मगर इज़हार गम के लिए गैर इस्लामी हरकत पर सख्त गिरफ्त की गई है, जिसमें मैयत पर नोहा करना, बाल नोचना, मातम करना, गिरेबान फाड़ना शामिल है। इसके बरक्स ऐसे मौके पर सब्र, दुआ और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की ताकीद की गई है, जैसे कि इरशाद बारी ताला है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौट कर जाना है। और एक जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स हम में से नहीं जो अपना चेहरा या गिरबान फाड़े या जाहलियत की आवाज़ निकाले। वक्त का काम है गुजरना, तो गुजर चुका था, मगर ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट भी ले गया था। ताहिर को शहीद हुए 1.5 साल हो चला था और ईमान को आशिर की ज़िंदगी में आए 2 साल। इस 1.5 साल के अरसे में ईमान बिल्कुल बदल गई थी। थोड़ी देर किसी से बातचीत कर लेती, वरना खामोशी रहती। ज़ारा और रुबेल ने बहुत कोशिश की इसे हंसाने की, दोबारा पहले जैसे नॉर्मल बनाने की, मगर ये हम ख्याली ही रही। आशिर इसे कभी मार देता या डांट देता तो कभी ईमान को फ़र्क न पड़ता था। जो कहते था ईमान हम उसी से कर देती थी। ज़िंदगी में वो दिन भी आ गया जिसकी किसी ने उम्मीद न की थी। आशिर अपनी पसंद की शादी करके अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। ज़ारा और परवेज़ ने बहुत लड़ाई की इससे, मगर इसका कहना था ईमान को वो बीवी नहीं मानता, ना इसने कभी ईमान को बीवी होने का हक दिया। फिर कैसी शादी? वो एक मजदूर लड़की के साथ घर नहीं बसा सकता। अभी मैं इसे मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करने दूँगा। अब आलमदीन ने आशिर को देखकर अपना फ़ैसला सुनाया तो सब सामने सादे बैठे थे। कहने को कुछ बचा ही कहा था। मंजूर है मुझे। ईमान ताहिर आलम, मैं अपने पूरे होश आवाज़ में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आशिर को और क्या चाहिए था? वहीं इसके खड़े खड़े तलाक देता एक तरफ हो गया। यही तो चाहता था वो, ईमान से छुटकारा। आखिरी बार तलाक बोलने पर बहुत ज़ब्त के बावजूद एक आंस टूट कर ईमान की घिनहरी पलकों से नीचे गिरा, जिसे इसने अपने आंचल से जल्दी ही पोंछ दिया। यह रिश्ता तो कभी बनना ही नहीं था, मगर आज सबके दरमियान नाम का रिश्ता भी ख़त्म हो चुका था। आज से हमारा तुम्हारे साथ का कोई वास्ता नहीं। आशिर, परवेज़, ज़ारा, तुम इसकी माँ हो, सोच लो, अगर तुम लोग इसके साथ ताल्लुक़ रखते हो तो इस घर में तुम सबके लिए कोई जगह नहीं है। यही मेरा आखिरी फैसला। आलमगीर ने रोबदार लहजे में बावर कराए। ज़ारा के लिए दोनों बातें ही आजमाइश से कम न थी। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा था, मगर इसके कहने से पहले ही परवेज़ ने उठकर आशिर को इसकी बीवी समेत घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि जिस बेटे ने अपने माँ बाप का मान नहीं रखा, इन्हें ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है। फैसला हो चुका था। उन्होंने आशिर का साथ छोड़कर आलमदीन का साथ दिया था, गलत को छोड़कर सच का साथ दिया था। सबको रोता छोड़कर आलमदीन और हसन ईमान को लेकर अपने साथ ले आए थे। हसन ने इसे अपनी बेटी का दर्जा दिया था, जिसे इनके लिए बात था, वैसे ही ईमान की हालत देखकर आमना एक दफ़ा फिर से टूट गई थी। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था, इनके पास बचा ही क्या था? शोहर ने साथ छोड़ दिया, अब बेटी को भी मजदूर कह के छोड़ दिया गया। इन हालात में हसन, सादिया, इबादत, यहाँ तक कि राफिया ने इन्हें हिम्मत दिलाई थी। आमना तो अपना गल बोलकर खामोश हो जाती थी, मगर ईमान की तबीयत में चिड़चिड़ापन और ज़िद बहुत बढ़ गई थी। इसने अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से इसकी मायूसी थी। आशिर के रवैये और लोगों की बातों ने इसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। हाल डॉक्टर इबाद, ये ले आप, ये मेरे कैबिन में भूल आए थे। नूरुलैन ने इबाद के कैबिन में आकर मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ओह, मुझे याद नहीं रहा, थैंक यू। नूर इबाद ने मोबाइल इसके हाथ से लेते शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, मैं फ्री थी तो ले आई। वैसे आपका वॉलपेपर बहुत ज़बरदस्त है। इसकी बात सुनकर इबाद का चेहरा खिलने लगता है। कोई खास है? बहुत आसा है। वो वैसे है कौन मोहतरमा जिसने इतनी सारी लड़कियों के अरमानों पे पानी फेर दिया? आज शी इज़ माई वाइफ। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। मेरी वाइफ बहुत मासूम है। इबाद ने वॉलपेपर हाथ फेरा था जब ईमान का हंसता हुआ चेहरा था। ये तस्वीर इबाद ने चुपके से ली थी जब वो ताहिर के होते हंस हंस कर इनसे बात कर रही थी। मुबारक हो, फिर तो आपको बड़े ही चुपे रुस्तम निकले हैं आप। उन्होंने हंसते हुए इससे शिकवा किया था। बस अब जल्दी में हो गया, इसलिए मौका नहीं मिला। फिक्र मत करें, बहुत जल्द रिसेप्शन पार्टी दूंगा। सबको ग्रेट, हमें इंतज़ार रहेगा। फिर तो चलें, फिर मैं चलती हूँ, वरना डांट पड़ जाएगी सर से। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर बहुत सर थे, काफ़ी बार इन सबको डांट भी पड़ चुकी थी, इसलिए नूर डरती थी कि कहीं क्लास न लग जाए। इबाद ने सर हिलाया तो वह जल्दी से वहाँ से निकल गई। हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया था, हो चुका था। ईमान इसके सामने नहीं आई थी। इबाद ने भी इसे टाइम दिया था, मगर कल से ही इसका दिल बेचैन था। ईमान को एक बार देखने का दिल कर रहा था। रात भी इसने काफ़ी कॉल्स की, मैसेजेस भी किए, मगर कोई जवाब ना आया। कल सारी रात इसकी अस्पताल में गुजरी थी।
फिर शाम होने को आई, फिर घर जाने का टाइम ना मिला था। हार्ट अटैक के 2 केसेस एक साथ ही आ गए थे जो इसे ही हैंडल करने थे। एक वक्त में 2 मरीज़ के एक साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था बात के लिए, मगर नामुमकिन नहीं। अब वो बिल्कुल फ्रीक था तो वो स्टाफ को इन्फॉर्म करता घर की तरफ निकल गया। दादी ईमान कहाँ है? घर में दाखिल होते ही बात के सामने राफिया बैठी नजर आई तो हल्के से इनके कान में सुरगोशी की। क्यों? राफिया ने बीसी के अंदाज में पूछा। 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा, प्लीज़ बताएं ना। इबाद ने मुंह बनाया। अपने कमरे में है। राफिया ने मुस्कुरा कर ईमान के कमरे की तरफ इशारा किया। थैंक यू। इबाद ने इनके गाल खींची तो राफिया ने इसे थप्पड़ लगाया। ईमान के कमरे की तरफ जाते रास्ते में सादिया के हाथों में पकड़ा से भी उचक लिया। पीछे से वो सर हिलाती वापस किचन में चली गई। ईमान बाद रहता नॉक किए बिना ही कमरे में दाखिल हो गई। ये कौन सा वक्त था सोने का? माथे पर शिकने लिए इसकी जानिब बढ़ा जो कंफर्टर लपेटे छुपी हुई थी। ईमान ने झुककर इसके चेहरे से कंफर्टर हटाया तो उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ईमान के माथे पर हाथ रखते परेशानी से पीछे को क्योंकि इसे तेज़ बुखार था। ईमान गनूदगी में ही उसने जवाब दिया। ईमान अपने रूम से भागकर मेडिसिन ले आया। फिर ईमान का सर ऊंचा करके इसके मुंह में दवाई डाली जो इसने मुश्किल से खाई थी। दवाई देकर बेड की दूसरी तरफ इसके पास ही बैठ गया, कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जब ईमान का इसमें शायद इसे ठंड लग रही थी, ईमान ने वार्डरोब से दूसरा कंफर्टर निकाल कर भी इस पर डाल दिया। एक पूरी रात और दिन का थका वो अभी आसरा मिलते ही वहीं पर सो गया। ईमान की आँख खुली तो बाद इसकी दूसरी तरफ बैठे बैठे ही सो रहा था। बात को अपने पास देखते हैरत और गुस्से से बेड से उठकर नीचे उतर गई। उठो। दूसरी तरफ आकर ईमान ने बात को झंझोड़ डाला। क्या हुआ? ईमान के इस तरह उठाने पर बात झटके से उठ बैठा। अब परेशान नजरों से इसे देख रहा था। तुम कैसे आई यहाँ? और यहाँ मेरे पास सोने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? माँ ने तीखी नज़रों से इसे देखा जो अभी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। तौबा है, रात बुखार था, अब देखो कैसे चीख रही हो। मेरी बीवी का कमरा है, वैसे भी मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ईमान की हालत देखकर इबाद ने इसे मजीद छुड़ाने लगा। कौन सी बीवी? कोई बीवी नहीं हो, निकलो यहाँ से। हद है, यानी पहले ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, मेरे कमरे में भी पहुँच गई हो। तुम्हारे जुटनाने से सच नहीं बदल जाएगा डियर वाइफ। या अल्लाह, तुमने मेरा सुकून गलत कर रखा है इबाद। अब क्या चाहते हो तुम्हें? ईमान, इबाद आलम को चाहता हूँ मैं। सुकून मैंने नहीं, तुमने मेरा गलत कर रखा है। अच्छे खासे डिस्टेंस से आदमी को पागल बना दिया तुमने। इबाद ने आँख मारकर ईमान को देखा जो अब गुस्से से इसे घूर रही थी। मरो तुम, मैं जा रही हूँ। इबाद को हिलना ना देकर वो खुद ही कमरे से जा रही है। हाँ वो अच्छा। बेड पर बैठे ही ईमान को अपनी तरफ बुलाया। किस खुशी में ईमान ने मशकूक नज़रों से इसे देखा था। जिसके चेहरे से तो यही लग रहा था वो संजीदा है। वो हाथ देखना है बस, फिर मैं चलना चाहूँगा पक्का। इबाद ने इसे अपने पास पर आने का इशारा किया था। नहीं है, अब तुम जाओ। तो ईमान ने वहीं से इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं कैसे मान लो? यहाँ आओ, मुझे देखने दो, वरना भूल जाओ कि मैं यहाँ से हिलूँगा भी। दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाकर इसने बेड पर टिका दिया। ये लो देखो। ईमान ने अपनी कलाई इसके आगे कर दी तो ईमान ने सीधा होकर इसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। बहुत यार तबीयत खराब है, बैठ जाओ, इसलिए किया बस। वहाँ क्या हुआ है? आंखें बड़ी किए इसे हाथ से ईमान की कलाई थामे ईमान के पीछे की तरफ इशारा किया तो ईमान भी इसी तरफ देखने लगी। इसी बात का फ़ायदा उठा चुका था, जल्दी से इस गाल पर अपने होठ रखता पीछे हो गया। बहुत ईमान ज़ोर से चीखी थी। ये क्या हरकत है? बदतमीज़, निकलो मेरे कमरे से अभी। अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़वा कर जल्दी से फासले पर खड़ी हो गई। ईमान का बस नहीं चल रहा था कि इसका सर फाड़ दे। बाय द वे हरकत काफ़ी क्यूट थी। ईमान क्या हो गया? इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। पता नहीं अम्मी मुझे नहीं बता रही, आप ही मुझे शायद बता दे। बुखार तो उतर गया अब। अपनी हंसी जब्त किए बड़ी चालाकी से सारी बात ईमान पर डाल चुका था। ईमान क्या हुआ बच्चे, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? राफी इसके पास आकर बैठ गई। कुछ नहीं दादी, वो ईमान को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। ऊपर से बात की हरकत से शर्म से सर झुकाए बैठी थी। ये बात सच बताओ, क्या कहा है तुमने इसे? हसन ने बात को गुस्से से देखा। पापा सच में आप पूछ लें अपनी बहू से, मैं तो बस बाहर चेक कर रहा था। ईमान ये सच कह रहा है क्या? मुझे बताओ। सादिया ने भी ईमान से पूछा। कीड़ा था बेड पर इसलिए बस। अब जाएं आप लोग, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम करना है। इनके सवालों से बचने के लिए उसने उठकर सबको बाहर भेज दिया। तुम निकलो अब। इस बार इसने आराम से ही से कहा था। वैसे शोहर को कीड़ा बोलना अच्छी बात नहीं होती, खुद को कीड़ा कहना इसे अच्छा नहीं लगा था। अब की बार निकाल या मैसेज करो तो जवाब आना चाहिए, वरना अगली मुलाकात मेरे कमरे में होगी। ईमान, इबाद आलम हल्के से इसका हाथ दबाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ईमान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, कहीं वो दोबारा ही ना आ जाए। अगला सारा दिन इसका मसरूफ़ था। थोड़ा सा टाइम निकाल कर बैठा ही था कि इसके कुछ फ्रेंड्स आ गए जिन्हें इसकी शादी का पता चल चुका था। इबाद की एक भी सुने बगैर
इसे ट्रीट लेने के लिए बाहर ले गए। बहुत मुश्किल से इसने वहाँ से जान छुड़वा कर ईमान को कॉल की तो कोई जवाब ना मिला। ईमान कॉल उठाओ प्लीज़। इसके बाद एक कॉल मैसेज करते उस समय इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। यही चाहती हो तो यही सही, अब रूबरू मुलाकात हो गई। ईमान यहाँ और बेटा सादिया ने इसे कमरे में बुलाया था जहाँ हसन और वो मौजूद थे। जी चची। ईमान बेटा जो कुछ बात ने किया इसकी तरफ से हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हसन ने ईमान से माफ़ी मांगी। चाचू मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज़, इसमें आपकी क्या गलती। ईमान बेटा इबाद ने जो किया वो तरीका गलत था मगर इसका इरादा नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, इससे तुम्हारी बहुत फिक्र है। हमारे लिए इबाद से पहले तुम हो, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्याल निकाल दो। सादिया ने इबाद की तरफ से ईमान का दिल साफ़ करना चाहा। वो इबाद को अच्छे से जानती थी, ईमान को लेकर इबाद कितना केयरिंग था। जी चच्ची मैं कोशिश करूँगी। ईमान इतना सा कहकर खामोश होगी मगर अंदर से वही जानती थी ये अल्फाज कितनी मुश्किल से इसकी ज़ुबान से निकले थे। कुछ देर सादिया ने इससे उधर उधर की बातें की जिस पर ईमान बस ये अच्छा कहकर खामोश हो जाती। दादू आप रुखसती करें, ईमान के पास मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। घर आते इबाद सीधा आलमदीन के कमरे में आ गया। तुम बहुत बेसब्रे होते नहीं जा रहे आजकल। हाँ तो क्या करूँ, आराम से इसे खुद से दूर जाता देखूँ। अब तो वो मुझसे बात करना तो दूर की बात है, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। हाँ तो काम ही ऐसा किया है तुमने। तुम क्या समझते हो निकाह हो गया तो वो फिल्मों की हीरोइन की तरह दौड़ी चली जाएगी तुम्हारे पास। इसके दिल में जगह बनाओ अपने लिए। आलमदीन ने इसे मशवरा दिया। कितना अच्छा दादा है। लाइक हमारे तो यहाँ चप्पलें उतार के हमें मारना पीटना शुरू कर दें और वो कितने अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि उससे बनाओ, उसके दिल में जगह बनाओ। माय गॉड, एक बंदा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बड़ा दे दे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कैसे जगह बनाओ, बात तो करें वो। अब तो बस आप कुछ करें, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। खबरदार अगर आप कुछ ऐसा वैसा किया समझे, करता हूँ मैं कुछ। आलमदीन ने इसे घूर कर देखा जो दांत निकाले बैठा था। ईमान बेटा बाहर निकला करो, सारा दिन कमरे में क्यों रहती हो। सब तुम्हारे अपने हैं। आमना ने अपनी गोद में सोई हुई ईमान के सर पर हाथ फेरा। मेरा दिल नहीं करता अम्मी, खामोशी में रहना अच्छा लगता है मगर सब तुम्हारे अपने हैं यहाँ। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं नहीं चाहती वो अपना काम छोड़कर मुझ पर तरस करें खाएं। क्या बोल रही हो तुम, दिमाग ठीक है? क्यों तरस खाएंगे तुम पर, इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो तुम। ईमान खुदा का शुक्र पढ़ो, हाथ तो दिया है ना। इबाद ने कहा तो है ये ठीक हो सकता है, तुम खुद मना कर चुकी हो। और वो लोग भी हैं दुनिया में जिन्हें तुमसे ज़्यादा दुख मिले हैं ज़िंदगी में, मगर हर रोज़ वो अपनी सुबह हंसते हुए करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। तुम्हारी तरह कमरे में मुँह छुपा कर नहीं पड़े रहते सारा दिन। और हाँ ईमान, अब्बू ने पूछा था मुझसे रुस्ती का, मैंने हाँ कर दी। इनकी बात पर ईमान झटके से उठी थी। बस बहुत हुआ ईमान, 2 साल से ऊपर का अरसा होने को है, तुम अभी तक वहीं अटकी हो। माजी से बाहर आओ, मुस्तकबिल को मौका दो। मुझे यकीन है तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार होगा। इबाद तुम्हें खुश रखेगा। खुद को तैयार करो, 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती। अगर ताहिर जिंदा होते तो इनका भी यही फैसला होता। ताहिर की बात सुनकर ईमान ने बिना इतराज़ के आमना का फैसला मान लिया था। ईमान के हाँ कहते ही पूरे घर में फिर से खुशी का माहौल था, सिवाय एक इंसान के, वो रबेल थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो इबाद का अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। रिसेप्शन की सारी तैयारी हसन और आलमदीन ने देख ली थी। ईमान ने कहीं जाने से मना कर दिया था तो इसकी शॉपिंग सादिया और आमिना ने मुकम्मल कर दी थी। सारी तैयारियों में ज़ारा और परवेज़ भी पेश थे जबकि रबेल ने खुद को मसरूफ़ कर दिया था। बात को जब पता चला था ईमान मान गई है तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रिसेप्शन का फंक्शन रात के वक्त रखा गया था, इसलिए पार्लर वाली को आमना ने घर बुला लिया था। इस तकरीब में सभी लोगों को दावत दी गई थी जिनसे इनकी थोड़ी सी भी जान पहचान थी। इबाद के अस्पताल के सारा स्टाफ इनवाइटेड था। इबाद ने ब्लैक कलर की शलवार के साथ ब्लैक ही थोड़ा सा ऊंचा कमीज़ पहना था जिसके ऊपर ब्लैक और गोल्डन कलर की वॉस्केट थी। आईने के आगे खड़े होकर मुस्कुराते हुए बालों को ब्रश किया, फिर इन्हें जेल लगाकर अपने मखसूस स्टाइल में सेट किया। हाथ में सिल्वर कलर की घड़ी डाली थी जो इसके लिए बहुत खास थी। ताहर ने इसे डॉक्टर बनने की खुशी में गिफ्ट की थी। फिर इसे पसंदीदा खुशबू उठाकर खुद पर छिड़काव किया। एक तायराना नजर खुद पर डालता बाहर चला गया जहाँ सभी इसी के मुंतज़िर थे। ईमान की सी ग्रीन मैक्सी थी जिस पर गोल्ड का काम किया गया था, लेकिन दुपट्टा गोल्ड कलर का था जिसके चारों तरफ ब्लैक पैच लगा था। मेकअप में इसने सबके कहने के बावजूद लाइट रखवाया था, फिर भी गजब का निखार आया था। कहीं से भी वो शादीशुदा या इबाद से बड़ी नहीं लग रही थी, बल्कि इसे देखकर किसी गुड़िया का गुमान होता था। इसके तैयार होने के बाद आमना और सादिया दोनों ने ले जाकर इबाद के पास स्टेज पर बैठा दिया। राफिया सबसे मिलकर एक तरफ बैठ गई थी। कुछ दिनों से इसके जोड़ों में दर्द था। आलमदीन, हसन, आमना और सादिया मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। ज़ारा और परवेज़ के साथ रबेल भी आई थी जो इन दोनों से मिलकर राफिया के पास ही आ गई थी। मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ।
इबाद ने ईमान के घर के पास सरगोशी की। क्यों, भांग पी कर आए हो क्या? ईमान ने एक नज़र इस पर भी डालना दोबारा ना की। भांग का इतना नशा कहाँ जो तुम्हें देख कर मुझ पर चढ़ जाता। तमीज़ से बैठो भाई, खुदा हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। आपकी बात दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हाय, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा। बाकायदा इसकी आंखों में देखता गाना गा रहा था तो ईमान ने घबरा कर मेहमानों को देखने लगी। ये बात चुप हो जाओ प्लीज़। अभी वो आगे गा ही रहा था जब ईमान ने इसका हाथ पकड़ कर खामोश होने के लिए कहा। हा हा हा, डरपोक, अच्छा चलो। के बाद ने ईमान का हाथ पकड़कर इसे चलने को कहा। कहाँ यार, मैं यहाँ नमूना बार कर बैठ नहीं सकता, चलो तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। ईमान ने इनकार करना चाहा मगर इसे खुद भी अजीब लग रहा था इस तरह बैठना, तो बात की मान कर स्टेज से नीचे उतर गई। के बाद इसका बायां हाथ थामे अपने स्टाफ के पास ले गया जहाँ कुछ नर्स और लेडी डॉक्टर्स भी थी। सबसे मिलवाते हुए बाद ने खुशी से इन्हें बताया है ईमान इसकी वाइफ है। ईमान ने 2-3 बार इसके चेहरे की तरफ भी देखा मगर कहीं शर्मिंदगी का नामो निशान तक का था। बाकी सब ने भी खुश होकर इन्हें मुबारकबाद दी तो ईमान को भी अच्छा लगने लगा था। किसी ने इसकी हामी का जिक्र तक नहीं किया था। ईमान को डॉक्टर नूर के पास छोड़कर इबाद दूसरे मेल डॉक्टर के पास चला गया। हाय, मैं राबिल की दोस्त हूँ। इस लड़की ने अपना हाथ ईमान की तरफ बढ़ाया तो ईमान ने बायां हाथ ही आगे कर दिया। शायद आपको पता नहीं है, राइट हैंड आगे करते हैं। सॉरी मगर मेरा राइट हैंड मूव नहीं करता। ईमान को लगा शायद इसे मालूम नहीं, इसलिए खुद ही बताया। राबिल वहाँ बैठी है। ईमान ने खुद ही इसकी तरफ इशारा किया जो राफिया के साथ बैठी थी। इन दोनों से बेखबर। ओह थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया आपने डॉक्टर इबाद जैसी हैंडसम बैचलर ने आपसे शादी कर ली? इसने अजीब सी नज़र ईमान पर डाली। मतलब साहब है, आप कहाँ वो कहाँ। वैसे डॉक्टर इबाद हैं बहुत बड़े दिल की। देखे ना कैसे उन्होंने मजदूर लड़की को निकाह में ले लिया। हर कोई कहाँ इतना बड़ा दिल कैसे। ओ माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो वैसे ही। कोई बात नहीं। ईमान की आंखों में पानी से भर गई तो सर झुकाकर इसने मुश्किल से कहा, रुको। इबाद जो ईमान के पास आ रहा था इनकी सारी बातें सुन चुका था। हाय, इसने इबाद के पकाने पर खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इबाद ने नोटिस ही नहीं लिया और जो कि वो शर्मिंदा होकर वापस पीछे कर। इबाद 2 कदम आगे चलकर ईमान के पास आया। इसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर सामने मौजूद लड़की को देखा। मिस देखिए मिस, जो भी आपका नाम है, खैर मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप होती कौन है मेरे घर आकर मेरी बीवी की इंसल्ट करने वाली? मेरी बीवी आपसे 1000 गुना बेहतर और प्यारी है। अगली बार आने की जहमत भी मत कीजिए, आप जा सकते हैं। और मेरी वाइफ को आप विशेष की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मगर मैं तो जस्ट गेट लॉस्ट आई सेड। वहाँ मौजूद लोगों की परवाह किए बिना 2 मिनट के अंदर इबाद ने ऊंची आवाज़ में चलाते हुए इसे बेइज्जत करके रख दिया और अब वो ईमान के सामने सर झुकाए खड़ी थी। राबिल ने दूर से ही इबाद को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि वो गुस्से में है। इनके सामने अपने फ्रेंड को खड़ा देखकर ही इधर आ गई। क्या हुआ है? तुम ज़रा ढंग के दोस्त बनाया करो जिन्हें ये पता हो कि किसी के घर मेहमान बने तो कैसे पेश आते हैं। अपना सारा गुस्सा राबिल पर निकाल रहा था जिसे बात का पता भी नहीं था। मगर हुआ क्या है? तुम्हारी दोस्त मेरी बीवी को बातें सुना रही थी। थोड़ी तमीज़ सिखाओ इसे और हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसे चलता करो वरना इसका गर्दन दबा दूंगा मैं। हारून के अंदाज से तो ओह सॉरी, इट्स आबाद के अंदाज से तो राबिल का हलक भी खुश हो गया था। अपनी दोस्त का हाथ पकड़ते बाहर ले गई। इधर देखो मेरी तरफ। इबाद ईमान के चेहरा पकड़कर ऊपर किया जहाँ इसकी आंखों में मानो समंदर ही उतर आया था। उफ पागल, दूसरों की बातों को दिल पर मत लिया करो। इस तरह तो लोग जीने ही नहीं देंगे। हम अपनी ज़िंदगी अगर लोगों के कहे के मुताबिक भी चले ना तो तब भी वो हामियाँ निकालने से बाज नहीं आएंगे। अपना रुमाल निकाल कर खुद ही ईमान की आंखें साफ करने लगा। इस वक्त वो दोनों बहुत करीब खड़े थे। सब लोग इन्हें देखते हंसने लगे। सादिया और हसन तो बहुत खुश थे अपनी प्यारी बहू जो मिली थी इनको। कुछ लोगों ने बाकायदा इनकी तस्वीर भी ली थी जिसमें आलमदीन भी शामिल थे। मेहमानों को खाना सर्व किया गया तो सब खाना खाने लगे। ईमान खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। सबके सामने उल्टे हाथ से खाना खाने से अजीब लग रहा था। फंक्शन ख़त्म होते आमना और सादिया ने इसे जाकर इबाद के कमरे में बिठा दिया। तब ज़ारा और परवेज़ भी यहीं आ गए। परवेज़ ने इसकी झोली में तोहफ़ा रखकर इसके सर पर हाथ रखा। ज़ारा ने भी ईमान का प्यार दिया। ईमान और इबाद के लिए दोनों बहुत खुश थे। वो थी ही इतनी प्यारी और मासूम से खुद ब खुद इसकी तरफ दिल खचा चला जाता था। ईमान जो हो गया वो माजी था। मेरी बेटी अब आगे की तरफ देखो, अपनी ज़िंदगी की खुशियों से भर दो। तुम्हें खुश देखकर ताहिर की रूह भी खुश होगी मेरा बच्चा। राफिया ईमान का हाथ चुमकर सबको लेती कमरे से बाहर निकल गई। काफ़ी देर ईमान इसी हालत में बैठी बात की इंतज़ार करती रही मगर फिर इसे याद आया वो क्यों इंतज़ार कर रही है। इसका जल्दी से जगह से उठी तो इसका कपड़ों का बैग था ही नहीं। फिर सोचा शायद वार्डरोब में हो। वार्डरोब खोल कर देखा तो सिर्फ इबाद के ही कपड़े लटक रहे थे। अम्मी मेरा सामान रखना भूल गई हैं, अब मैं क्या करूँ? उंगली को दांतों में दबाए सोचने में मसरूफ़ थी जब कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ चाप सुनाई दी। जल्दी से मैक्सी संभालती वो सोफे पर बैठ गई।
इबाद कमरे में आया तो ईमान को सोफे पर बैठे परेशानी से लब काट रही थी। इसे इस तरह देखकर इबाद की ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई। फिर दरवाज़ा बंद करता सामने पड़ी खाने की ट्रे उठाकर इसकी तरफ ही ले आया। यह सब करने की ज़रूरत नहीं। इबाद ने हाथ बढ़ाकर इसके लबों को दांतों से आज़ाद करवाया। खाना खाओ। प्लेट में खाना निकाल कर खुद ही नवाला बनाकर ईमान की तरफ बढ़ाया। मुझे भूख नहीं है। हम लड़ाई बाद में कंटिन्यू करेंगे। खाने से क्या दुश्मनी है? एक दफ़ा कह दिया मुझे भूख नहीं है, ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया अभी। मैंने कब कहा कि माफ़ कर दो? मैं तो कह रहा हूँ खाना खा लो बस, वरना पेट में गड़गड़ होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उससे बातें मत बनाओ। अभी ईमान बात कर रही थी कि जब इसके पेट से सच में बातें आना शुरू की। ईमान शर्मिंदा होकर सच गया। लो खाना खा लो, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं आराम से बैठकर सारी डांट सुनूंगा। आपकी बार ईमान ने आराम से इसके हाथ से नवाला खा लिया। इसे आराम से खाते देख बाद मज़ीद नवाले बना के इसे खिलाने लगा। अब बोलो, मैं तैयार हूँ। खाने से फारिग होते के बाद सीधा होकर ईमान के पास ही बैठ गया। इसका रुख मुकम्मल ईमान की तरफ था। मुझे कुछ नहीं कहना। ईमान ने इसे एक बार फिर देखना ज़रूरी नहीं समझा तो ईमान ने खींचकर इसे गले लगाया। इबाद छोड़ो मुझे। इबाद के इतने करीब आने पर ईमान बिल्कुल बौखला गई थी। इसने कब इबाद का ये रूप देखा था? इसके गुर्बत से ईमान की हथेलियां पसीने से भीगी थी। अब वो खुद को इसके गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने में लगी थी, मगर एक हाथ ऊपर से वो कमज़ोर जान। इस बेजान सी मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी बेकार कोशिशों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे दिल की बात सुनने का मुंतज़िर हूँ। एक हाथ से इसके कमर के गिरफ्त मजबूत किए, दूसरे हाथ से इसका सारा अपने सीने से लगाए बैठा था। मुझे कुछ नहीं कहना प्लीज़। इबाद ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मुझे। इस तरह बैठे ईमान की सांसें बंद होने को थी। आंखें बंद करो अपनी। अगला हुक्म। नहीं करो। नहीं मुझे नहीं करनी। हटो पीछे। आंखें बंद करो ईमान, इबाद ने सख्ती से कहा। इस बार ईमान ने इसकी बात मानकर सच में आंखें बंद करी। क्या महसूस हो रहा है बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की हर एक बात, हर दुख को मैं सुनना चाहता हूँ। ईमान ने अपने अंदर के दुख को बाहर निकालो, तभी तुम आइंदा ज़िंदगी में खुश रहोगे। ये बात के खामोश होते कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। अब इसे सिर्फ ईमान की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। ये बात ने इस पर थोड़ी सी गिरफ्त मजबूत की, जिसे अपने होने का एहसास तेज आया। तुमने बहुत किल किया मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है मेरे सबके सामने कितना शर्मिंदा हुई। ये सब क्या सोचेंगे? मैंने अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली। मैं सुन रहा हूँ। तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। तुम डॉक्टर हो, लोग क्या कहेंगे? तुमने मजदूर से शादी कर ली। एक और इसकी। अच्छा, आशा ने मुझसे कहा था मैं किसी की बीवी बनने के लायक नहीं हूँ। बात करते इस पर वो फुट फुट कर रो दी। बात कुछ नहीं बोला था। यही तो वो चाहता था, ईमान अपने दिल का बोझ हल्का करे। ईमान थोड़ी देर बाद खुद ही खामोश हो गई थी। अब्बू भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने इनकी खुशी के लिए ही किसी को आशिक के बारे में नहीं बताया था। कितना खुश थे वो। ड्यूटी पर जाने से पहले मुझसे मिलने भी आए थे। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आशिर ने मुझे मारा भी था, सिर्फ इसलिए मुझसे एक हाथ से काम नहीं होते थे, मगर मैंने कोशिश भी की थी। फिर भी सब खराब हो जाता था। वो मुझसे नफरत करता था। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी हूँ? तुम जानते हो वो मुझे बिस्तर पर भी सोने नहीं देता था। 2 साल मैंने सर्दी गर्मी ऐसे ही फर्श पर सोकर गुजारा है। मुझे बहुत दर्द होता था। 1-2 बार मैं फूफो को बताने लगी, मगर वो वहाँ भी आ गया। इस दिन इसने मुझे कुछ कहा नहीं, मगर मुझे लगा वो ठीक हो रहा है। शायद मेरे लिए उसका दिल नर्म हो गया, मगर मेरी गलतफहमी थी। वो ईमान खामोश हुई। कहो ईमान, एक दिन जब फूफो वाले कोई घर भी नहीं था, इसने मुझे कहा चलो बाहर आग पर सिंह बनाते हैं। मैं खुश होकर चले गई थी। फिर सिंह बनाते इसने मुझे कहा आग चलाओ, थोड़ी धुआं हो रहा है। मैं जैसे ही झुकी, इसने जानबूझकर गर्म से मेरे गर्दन पर लगा दी। दर्द से मेरी चीखें निकल रही थी। जब इसने टिश्यू उठाकर सारा मेरे मुंह में डाल दिया। इससे मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा दे दे। मैं रोज़ रोज़ अज़ाब सह नहीं पाऊँगी। इससे अच्छा ये अब्बू के पास चली जाऊँ। इससे मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए किसी को बता नहीं सकी। मेरे हाथ का बना खाना भी इसने फेंक दिया, ये कह के कि मैं गंदी हूँ। एक हाथ है मेरा। शीश, चुप हो जाओ। इबाद ने अपने मीची हुई आंखों को खोला तो बिल्कुल लाल थी। आंसू आंखों से निकल कर गाल पर बह रहे थे, जो थोड़ी से होकर ईमान के बालों में जज हो रहे थे। मैं बहुत अनलकी हूँ। बाद ईमान ने हल्की आवाज़ में हिचकी। गलत अनलकी तुम नहीं हो, वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। बस अब भूल जाओ सब का से। तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करोगे जिसमें दुख नहीं होंगे। और ये बात निकाल दो अपने दिल से और दिमाग से कि मैंने तरस खाकर तुमसे शादी की है। ये मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा। ये बात करने के बाद भी ऐसे ही ईमान को लिए बैठा रहा। कुछ देर बाद ही ईमान ने की सांसें तेज़ महसूस हुई। बात कंधे पर सर रखे इबाद के कंधे पर रखे इसके हाथ की भी ग्रिप ढीली पड़ गई थी। वो समझ चुका था कि ईमान सो चुके हैं। आराम से इसे उठाकर बेड पर ले आया। अच्छी तरह कंफर्टर उड़ाकर खुद बालकनी में आ गया।
सुबह ईमान की आंख खोली तो इबाद कमरे में नहीं था। पहले से कुछ समझ नहीं आया, फिर रात की सारी बातें एक एक करके याद आती गई तो इसकी पेशानी पर बाल पड़े। ये क्या कर दिया, ईमान क्या सोचेगा वो। कुछ नहीं सोचना मैंने, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, मुझे यकीन है अब तुम हल्का महसूस कर रही होगी। बात कमरे में आते इसके दिल की बात समझ कर जवाब दे चुका था वो। मैं ईमान को समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। क्या मुसीबत है, घूर क्यों रहे हो? अपनी हपत मिटाने को इस पर चढ़ दौड़ी। मैं कब घूर रहा हूँ? वैसे भी मेरे घूरने पर तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। बाहर चलता हुआ इसके पास क्या कर बैठ गया तो ईमान मज़ीद पीछे की तरफ सिमट गई। क्यों, मेरे ऊपर तुमने अपना नाम लिख रखा है? बात बोलकर ईमान खुद भी पछताई थी। बात से बहस करने के चक्कर में वो ये तक भूल गई थी कि वो कह क्या रही है। वैसे तुम कह भी सकती हो ऐसा मिसेस इबाद हसन आलम। इबाद ने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। इसकी आंखों में बसे जहां को देखकर ईमान की धड़कन ने 100 की स्पीड पकड़ी थी। बाकी बातें बाद में, चलो उठो, सामान तुम्हारा सामान में ले आया था सुबह तुम्हारे कमरे से, चलो उठो फ्रेश होकर आओ। माहौल को नॉर्मल बनाते बाद ने इसे वॉशरूम में धकेल दिया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इमाल वॉशरूम से बाहर आई तो इसने हल्के पीले रंग का घुटनों से नीचे आता फ्रॉक पहन रखा था, साथ वाइट दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र था। खुले बालों के साथ ज्वेलरी और सारी ही उतार चुकी थी। चेहरे पर मेकअप का नामोनिशान तक न था। इबाद ने नोट किया वो झिझक रही थी। बैठो। इबाद ने ड्रेसिंग के आगे रखी चेयर पर इसे बैठने का इशारा किया। ईमान के बैठते ही वो इसके बाल बनाने लगा, जो कुछ देर पहले ही इसने वीडियो में देखे थे। काफ़ी बार वो ताहिर को भी इसके बाल बनाते देख चुका था। इधर ईमान आंखें फाड़े आईने में देख रही थी, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी इधर से बाल लेता तो कभी दरमियान में पकड़ लेता। या ये बन क्यों नहीं रहा? वीडियो में तो उसने ऐसे ही बनाया था, कंघा हाथ में पकड़े अफसोस से इसे देख रहा था। इबाद ने इतनी अजीब सी शक्ल बनाई, ईमान को हंसी आ गई, मगर वो कंट्रोल करके बैठी रही। हाय, ये बेचारा इश्क भी हम गरीबों से क्या क्या करवाता है। अच्छे हाथ से डिसेंट बंदे को बच्चा बना देता है। के बाद ने दोबारा वीडियो ऑन करके आईने के पास रख दी। अब खुद भी साथ साथ बनाने लगा। वीडियो में लड़की ने आगे के बालों को फ्रेंच बना के पीछे के बालों का बन बनाया था। के बाद से फ्रेंच ही नहीं बन रही थी। दो बाल देकर थोड़े और बाल उठाता तो पहले वाले वापस खुल जाते। या जी, जो इसको खुद बनाना क्या आ गया, खुद को तोप समझ रही है। इंसान तमीज़ से बनाए, ऐसे सिखाते हैं भला। तब कर इसने मोबाइल ही बंद कर दिया। इस बार ईमान की हंसी थी और ज़ोर से हंसी थी। पूरे कमरे में इसकी हंसी गूंज रही थी। बात ही आईने में इसका सुर्ख होता चेहरा देखा। कल की निस्बत आज इसके चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। इसी वाले बात को इसमें पिछली ईमान की झलक नजर आई तो इसकी आंखों की चमक बढ़ गई। यही तो वो चाहता था, इसे ज़िंदगी की तरफ लाना, और वो हो रहा था, जारी है। ईमान, ये क्या? ईमान के नीचे आते राफिया ने जोर से सिर डांटा तो सब हैरानी से देख रहे थे। वो खुद जो कुर्सी पर बैठ रही थी वापस सीधी। क्या हो गया दादी, मैंने क्या किया? ये क्या सर झाड़ मुँह फाड़ बनाकर तुम हाथ बना के तुम नीचे गई? क्या तुम्हें पता नहीं नई नवेली दुल्हनें कैसे नीचे आती हैं? खुद के लिए नई नवेली दुल्हन का लफ्ज़ भी ईमान को शर्मिंदगी नहीं आने गिरा तो इस बात के चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरा डाली। मगर दादी चुप रहो, तुम जाओ जाकर तैयार होकर आओ शाबाश। ईमान बुरे मुँह बनाती वापस कमरे में चले गई तो सब लोग इसी का इंतज़ार करें। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो होंठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक लगी थी और ड्रेस भी चेंज करके इसने वाइट और रेड कलर का कामदार सूट पहना था, जिसके गले और बाजुओं पर ही काम था। इसे देखकर राफिया ने अपना सर पकड़ लिया, मगर बोली कुछ नहीं। सबके नाश्ता करने के बाद राफिया दोनों को लेकर अपने कमरे में चली गई। बैठो दोनों। राफिया के कहने पर ईमान और इबाद दोनों सोफे पर बैठ गई तो गई, मगर अलग अलग कोनों में। राफिया ने इन्हें देखकर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रही हूँ तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। लॉकर खोलकर इसमें से 2-3 बॉक्सेस निकालकर उन्होंने बात को थमाए तो वो हैरान नज़रों से देखने लगा। पहनाओ अपनी बीवी को। जो कंगन तुम लेकर आए थे वो कहाँ है? बीवी को देने हैं या खुद के लिए रख रही है? तो दादी क्या कह रही है? दिमाग से निकल गया, कमरे में ही है। जो बात जल्दी से कान पकड़े, वरना तो राफिया का क्या भरोसा, इसे 2-4 लगा ही देती। आज के बाद इससे मैं इस हाल में ना देखूं, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे? राफिया ने ईमान की जगह बात को झाड़ फैला दी। ईमान एक हाथ से ज्वेलरी तो पहनने से रही, इसलिए बात की क्लास लग गई। दादी माँ बाद में पहन लूँगी प्लीज़। इतनी सारी ज्वेलरी को देखकर भी अभी से घबराहट होने लगी थी, मगर राफिया ने आंखें दिखाएं तो खामोश हो गई। इबाद ईमान का हाथ पकड़कर इसे बेड पर ले आया, खुद इसके सामने ही बैठ गया। पहला बॉक्स खोला तो इसमें गोल्ड की भारी चेन थी, साथ में कानों के बूंदे भी थे, जो आम रूटीन में पहने जा सकते थे। थोड़ा सा इसके ऊपर दुपट्टा पीछे करके इसके कानों में बूंदे डाले, फिर पीछे होकर ईमान की चेहरे पर नज़र डाली तो वो सूट हो रहा था। फिर चेन उठाकर गले में डालने लगा। बात को अपना हाथ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए चेन का हुक नहीं मिल रहा था। इसी कोशिश में इसकी उंगलियां बार बार ईमान की गर्दन से मस हो रही थी, जिससे वो बार बार अपने कंधे हिला रही थी। एक दो बार कोशिश करने के बाद जब ना हुआ तो इसने ईमान के करीब होना पड़ा। तुम तमीज़ से नहीं पहना सकते, बार बार मुझे ठंडे हाथ क्यों लगा रहे हो?
ईमान की सरगोशी कान में पड़ते बात का कहकर निकल गया, जिस पर राफिया भी इसे देखने लगी। बात क्या मसला है? सॉरी दादी, वो मुझे बात याद आ गई थी इसलिए। अब की बार इसने जानकर हुक लगाकर दोनों हाथ ईमान की गर्दन के इर्द गिर्द रख दिए। राफिया का ध्यान इनकी तरफ था नहीं, इसलिए वो देख नहीं पाई। अम्मी, माँ ने जल्दी इसकी टांग पर चुटकी काटी जिसे वो पीछे गया। अब तुम्हें क्या मसला है दादी? ये मुझे तंग कर रहा है। माँ रोनी सूरत के लिए राफिया को बताने लगी। ईमान, क्या बचपना ही है, आराम से बैठो, शोहर है तुम्हारा, ये क्या तरीका है? राफिया ने ईमान की बातों को कोई और मतलब ही हंस कर लिया। ईमान तो कहकर बुरी तरह फंस चुकी थी। अब मुझे आवाज़ ना आई, समझे? दोनों उंगली उठाकर उन्होंने दोनों को वार्निंग दी। बाद दांत निकाले इसकी रोनी सोया देख रहा था। फिर आराम से दूसरा बॉक्स खोला जिसमें रिंग थी। इस रिंग इसकी उंगली में डालने के बाद आखिरी बॉक्स खोला तो इसमें पायल थी। दादी, ये ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी अब ये कौन पहनता है? ईमान ने तो जाके बात पहनाओ तो मैं देखती हूँ कैसे नहीं पहनती ये। राफिया अपना काम छोड़कर इनके सर पर खड़ी हो गया। ईमान के मना करने के बावजूद ईमान ने नीचे बैठकर पायल इसके पैरों में डाल दी। ईमान ने इसे टक्स किया। ईमान, जवाब तो दो प्लीज़। ईमान, क्या है? बात का मसला आते देखो वो चिढ़ गई थी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है, कमरे में आओ। मुझे नहीं आना। ईमान, अब की बार वो गुस्से वाला इमोजी भी साथ था। मेरा सार मत खाओ ये बात। ईमान ने मैसेज करके मोबाइल को पावर ऑफ कर दिया। रात का वक्त था, वो इस वक्त सादिया और आमना के पास बैठी बातें कर रही थी। बाद इसे बैठने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ही हुई थी जब आमना के कमरे का दरवाज़ा खुला। बाद अंदर दाखिल हुआ। सर्दी की वजह से आम से ट्राउज़र शर्ट के साथ इसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी। पैरों में जुराबे डाले वो बगैर जूतों के ही आ गया था। क्या हुआ है? और तुम बिस्तर से निकल कर यहीं आ गए हो क्या? सादी ने इसे हाल में देखकर अपनी हंसी दबाई थी। चच्ची कार्टून बनकर आ गया है ना? है नहीं? मैंने इनके घर में सरगोशी की कहीं वो सुना नहीं। मैं ईमान को लेने आऊँ कब से इसे मैसेज कर रहा मगर ये आ ही नहीं रही, तो मैं खुद ही आ गया। इसकी बात सुनकर ईमान ने इसे घूरा तो सादी और आमना की हंसी निकल गई। ये बात को कहाँ इनकी परवाह थी। ईमान के किलाई से थान तक खींचता वो अपने कमरे में ले आया। क्या आया? मुझे नींद नहीं आई तो मैं क्या करूँ? बात मुझे क्यों ले आए हो? ईमान को समझ नहीं आ रहा था कि पागल को क्या है। तुम कुछ मत करो, बस यहीं रहो मेरे सामने, ठीक है? ईमान के गाल को छूता सोफे पर नींदराज हो गया। ईमान बेड पर लेटने लगे तो इसकी तरफ सोफे पर देखकर उठकर बैठ गई। तुम यहाँ आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। नहीं ईमान, तुम आराम से सो जाओ, मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ, ताकि तुम्हें इससे काम हो जाए, फिर दादी मुझे डांट पड़ जाए। इसकी बात सुनते ईमान की तेवरी चढ़ी थी। ओके नाज़रीन, तो आज की हमारी एपिसोड इतनी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमन हिट कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। टाटा, बाय बाय।